जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में से वो पवित्र धाम जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये वही रहस्यमय मंदिर है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। जगन्नाथपुरी एक ऐसा धाम है जहाँ आस्था की शक्ति और रहस्यों की गूंज हर कदम पर महसूस होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। जगन्नाथपुरी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको इस यात्रा के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थानों को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फ़िलहाल जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए हमने एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर दर्शन करते हैं भगवान जगन्नाथ के। इस यात्रा को हम कर रहे हैं मई के महीने में। बेस्ट सीज़न की जानकारी हम आपको आगे देंगे। हमारी जगन्नाथपुरी यात्रा की शुरुआत होती है भुवनेश्वर एयरपोर्ट से, क्योंकि यहाँ हम पहुँचे हैं बाय एयर। इस यात्रा के लिए आप बाय एयर या बाय ट्रेन किसी भी साधन से आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो जगन्नाथपुरी में पुरी रेलवे स्टेशन है जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और इस रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस जगन्नाथपुरी के प्रमुख मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर्स का है। लेकिन अगर आप इस यात्रा के लिए बाय एयर आना चाहते हैं तो जगन्नाथपुरी का नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुवनेश्वर में, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और ये पुरी से लगभग 60 किलोमीटर्स की दूरी पर है। भुवनेश्वर में ही रेलवे स्टेशन भी है। अगर आपको पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पाती है तो आप भुवनेश्वर के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और इसकी कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इस यात्रा के लिए हमने डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी न्यू दिल्ली से, जिसे भुवनेश्वर पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगा है। और अब जैसे ही हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट से बाहर आए, हमें लेने आ चुकी है गाड़ी जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब इसी गाड़ी से हम सभी स्थानों को घूमेंगे। फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 60 किलोमीटर्स का। इस डिस्टेंस को आप बाय कैब या बाय बस बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पुरी में। यहाँ तक पहुंचने का रास्ता बहुत अच्छा था। पुरी में रुकने के लिए कई सारे होटल्स हैं जहाँ पर स्टे किया जा सकता है, लेकिन यहाँ की जो मोस्ट पॉपुलर लोकेशन है वो है जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में और पुरी रेलवे स्टेशन के पास में, जहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप धर्मशाला, लॉज, गेस्ट हाउस या लो बजट होटल्स में स्टे कर सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम लग्जरी होटल्स में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पर स्टे किया जा सकता है। पुरी में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं ये एक लग्जरी होटल है जिसमें सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। और इस होटल के जिस रूम में हम स्टे करने जा रहे हैं उसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी लग्जरियस है और इसमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है जिसे हमने बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ। जगन्नाथपुरी के सभी स्थानों को घूमने के लिए हम तो उपयोग कर रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब का, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट कैब की सुविधा नहीं है
तो आप ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा की सहायता भी ले सकते हैं। आप इनको डे बेसिस पर बुक भी कर सकते हैं, जिसमें कि ये आपको सभी स्थानों को विजिट कराते हैं। अब जगन्नाथपुरी में सबसे पहले हम आ चुके हैं जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि भारत के 4 धामों में से एक धाम है। भारत में 4 प्रमुख धाम हैं, जो कि हैं द्वारका जी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, जिसमें से अभी हम हैं जगन्नाथ धाम में। जगन्नाथपुरी मंदिर का डिस्टेंस पुरी रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर्स का है। यहाँ तक आप किसी भी साधन से आसानी से पहुँच सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 प्रमुख द्वार हैं, जिनसे मंदिर के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख द्वार हैं सिंह द्वार। इस द्वार पर 2 सिंह बने हुए हैं, यानी कि 2 शेर हैं। इस वजह से इसका नाम है सिंह द्वार, जो कि मंदिर का सबसे प्रमुख और मेन गेट माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लेदर आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें रहती हैं और आप मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, तो बाहर लॉकर रूम्स बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपना सामान डिपॉज़िट करा सकते हैं। अभी जो आप हमारे पीछे लॉकर देख रहे हैं, ये फ्री सेवा है, जहाँ पर आप अपने शूज़ और अपना मोबाइल डिपॉज़िट करा सकते हैं। यहाँ पर एक स्लिप देते हैं, जिसे रिटर्निंग में आपको वापस देनी होती है, जिससे कि आप अपना सामान वापस से कलेक्ट कर सकते हैं। ये सेफ़ है और यहाँ पर कोई शुल्क भी नहीं लगता है। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं सिंह द्वार से भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। जगन्नाथपुरी मंदिर की एक विशेषता है कि इस मंदिर में भगवान की पत्थर की मूर्तियां ना होकर लकड़ी की मूर्तियां हैं, जिन्हें हर 12 साल में बदला जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है नव कलेवर। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजमान हैं, जिनके साथ हैं माता सुभद्रा और भाई बलभद्र, जिनके हम मंदिर में दर्शन करते हैं। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की एक विशेषता है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पुराणों के अनुसार जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, तो उनका अधजला शरीर समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए जगन्नाथपुरी में आ पहुँचा। और यहाँ पर एक राजा रहा करते थे, जिनका नाम था इंद्रधुम्न। वो भगवान के अनन्य भक्त थे और उनके दर्शन के लिए पूजा अर्चना किया करते थे। एक रात राजा को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और उस लकड़ी के टुकड़े के बारे में जानकारी दी, जो कि समुद्र के रास्ते पुरी तक बहता हुआ आया है। भगवान ने राजा को आदेश दिया कि उस लकड़ी के टुकड़े की सहायता से मूर्तियां बनवाएं और एक मंदिर की स्थापना करें। फिर विश्वकर्मा जी एक कारीगर का रूप लेकर यहाँ पर आए और राजा से मूर्ति बनाने का काम लिया। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मूर्तियाँ 21 दिन में तैयार होंगी और 21 दिन तक कोई भी उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन 15 दिन के पश्चात रानी से रहा नहीं गया और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, विश्वकर्मा जी गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी ही रह गई। और फिर बाद में राजा को वापस से भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि आप इन्हीं मूर्तियों को स्थापित करें और पूजा अर्चना शुरू करें। तभी से यहाँ भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की पूजा अर्चना होने लगी। लेकिन जगन्नाथ जी की प्रतिमाओं के बारे में एक खास बात है कि इन्हें हर 12 साल में बदला जाता है और जो मुख्य प्रतिमा है भगवान जगन्नाथ की, उसमें ब्रह्म पदार्थ ट्रांसफ़र किया जाता है पुरानी प्रतिमा से। जो पुरानी प्रतिमा है उससे ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान का दिल कहा जाता है, उसे नई प्रतिमा में डाला जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं।
हैं। ये है जगन्नाथ मंदिर की रसोई, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है, जहाँ पर भगवान का प्रसाद तैयार किया जाता है मिट्टी के घड़ों में। अब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। हमें भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगा दर्शन में। मंदिर में मुख्य मंदिर के अलावा कुछ और मंदिर भी बने हुए हैं, जहां पर अन्य देवी देवता विराजमान हैं, जिनके हम यहां दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी के मुख्य मंदिर के चारों ओर अगर आप परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह का कॉरिडोर भी बना हुआ है, जिसकी सहायता से आप बहुत आसानी से मंदिर की परिक्रमा लगा सकते हैं। अभी हम जगन्नाथ मंदिर के अश्व द्वार पर हैं, जहां पर आपको द्वार के बाहर अश्व नज़र आएंगे, यानी कि घोड़े नज़र आएंगे। इस वजह से इसका नाम है अश्व द्वार। यहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर भी बना हुआ है, जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए आप दूसरे द्वारों से भी प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप हमारे पीछे जो द्वार देख रहे हैं, इसका नाम है बाग द्वार, जिसे पश्चिम दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो श्रद्धालुओं की लाइन आपको इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। अगर आपको लाइन से बचना है, भीड़ भाड़ से बचना है और मंदिर के अंदर शीघ्रता से प्रवेश करना है, तो आप दूसरे द्वारों का भी उपयोग कर सकते हैं। जो सिंह द्वार है वो मुख्य द्वार है और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी। तो अगर भीड़ भाड़ बचना है तो इन द्वारों की ओर भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर भी क्लॉक रूम बने हुए हैं। अगर आप मोबाइल जमा करना चाहते हैं, अपने शूज़ जमा करना चाहते हैं, तो इस तरह के जो क्लॉक रूम्स हैं वो इस साइड पर भी बने हुए हैं। हर द्वार के साथ एक क्लॉक रूम की सुविधा अवेलेबल है, तो आप किसी में भी अपना सामान डिपॉजिट करा सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसका नाम है रथ यात्रा। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को रथ में सवार करके शहर में घुमाया जाता है और ये यात्रा संपन्न होती है गुंडीचा मंदिर में। ये त्यौहार लगभग 9 दिन का होता है, जो कि जून या फिर जुलाई के महीने में आता है और इस दौरान यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और अटेंड करते हैं रथ यात्रा को। रथ यात्रा शुरू होती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए हम आए हैं मई के महीने में, जिस दौरान यहाँ पर रथ यात्रा की तैयारियाँ देखने मिल रही हैं। यहाँ बनाए जा रहे हैं रथ यात्रा के लिए रथ, जिस पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी, जिनकी सवारी यहाँ निकाली जाएगी। रथ यात्रा के लिए जो रथ बनाया जाता है वो नीम की लकड़ी से बनाया जाता है और जो भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएं हैं वो भी नीम की लकड़ी से बनी हुई हैं। ये है गुंडीचा मंदिर, जिसे भगवान जगन्नाथ जी का ननिहाल भी कहा जाता है। ननिहाल से मतलब ये है उनकी मौसी का घर। जब रथ यात्रा शुरू होती है तो भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा जी और बलदेव जी यहीं पर रथ पर सवार होकर आते हैं और वो 7 दिन तक यहीं रहते हैं।
कोविड के बाद इस मंदिर को नॉर्मली बंद कर दिया गया है। ये मंदिर साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है और वो समय है रथ यात्रा का, जिस दौरान सभी भक्त भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर अब आ चुका है साक्षी गोपाल मंदिर, जो कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन का साक्षी है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जिनके हम यहाँ दर्शन करते हैं। इस मंदिर का महत्व इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने से एक तरह की गवाही हो जाती है, एक तरह का साक्ष्य हो जाता है कि हमने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लिए हैं। इसी वजह से इस मंदिर का नाम है साक्षी गोपाल मंदिर। राधे राधे आप सभी लोगों को। आज मैं आपको साक्षी गोपाल की एक बहुत अच्छी कथा महिमा से वंचित करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं ये मंदिर साक्षी गोपाल जी का है। तो एक दिन क्या हुआ, पुरी में एक बहुत वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसकी सब लोग सेवा करते थे, पर उसकी सेवा सब लोग लालच में करते थे, क्योंकि उसके घर में जिस कन्या ने जन्म लिया था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो अप्सरा समान मानी जाती थी। तो सब उस ब्राह्मण की बहुत सेवा भाव करते थे। पर एक व्यक्ति था, वो उस ब्राह्मण की सेवा करता था, एकदम बिना किसी लालच के सेवा करता था। वो इतनी सेवा करता था, एक दिन उसको हमारा गरीब ब्राह्मण ने बोला कि हे बालक, मेरे को वृंदावन ले चल। वो कहता महाराज मैं तो आपको अपना गुरु मानता हूँ और मैं ठहरा आपका चेला, चलो मैं आपको अपने साथ वृंदावन ले चलता हूँ। तो वह उनको वृंदावन ले गए। वहाँ पे उन्होंने अपने ठाकुर जी के दर्शन करवाए और जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन करवाए और उनकी खूब सेवा करी, तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा हे तू तो मेरा चेला है, पर तूने मेरी बहुत सेवा करी है और मेरे को बहुत मैं प्रसन्न हूँ। मैं अपनी कन्या के लिए एक वर ढूंढ रहा था, पर मेरे को तू बहुत अच्छा वर लगा। तू क्या पूजा पाठ भी करता है, धर्म के कार्य भी करता है, बहुत अच्छा चेला भी है। जा तू, मैं तेरे को अपनी वरदान देता हूँ आज तेरे को इन ठाकुर जी के सामने कि जब हम गांव जाएंगे तो मैं अपनी कन्या का विवाह तेरे से करवाऊंगा। तो वो कहता है ठीक है महाराज। उसको तो भी कोई प्रसन्नता नहीं होती, तो वह अपने महाराज को लेके वापस गांव आ रहा होता है, पर किसी कारणवश उनका निर्धन हो जाता है। जब निर्धन हो जाता है तो वो अपनी गुरु की जो शव होता है वो तो ले आता है। जब उसका देहांत हो जाता है तो पूरा गांव उसकी कन्या के पीछे पड़ जाता है कि इससे विवाह कौन करेगा कौन करेगा। फिर पंचायत बुलाई जाती है। फिर वो कहता है कि ये मेरे गुरु थे, इन्होंने मेरे को वचन दिया था। फिर पंचायत में सब कहते हैं ये तो बालक ऐसे ही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मुंह माया में आया हुआ है, कन्या पे मोह आ गया तो इसलिए झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कह रहा है अच्छा तूने अगर वादा करा है तो कौन साक्षी है। वो कहता है जब मैं वृंदावन गया था ना तो ठाकुर जी के सामने उन्होंने मेरे को ये वादा करा था। और सब जानते हैं कि इस जग में कोई बंदा कहीं भी किसी भी गहरी नींद में सो जाए, कुछ भी सो जाए, पर एक भगवान ऐसे हैं वो अगर नींद में भी होते हैं तो भी हम सबको देखते रहते हैं, सारा कुछ सुनते रहते हैं। तब उसने कहा था कि वहाँ ठाकुर जी साक्षी है, उन्होंने मेरे को सुना है। फिर वो ठाकुर जी को कहता है, तो मतलब पंचायत में लोग कहते हैं अच्छा अगर तेरे ठाकुर ने सुना ना तो एक काम कर, ठाकुर जी को तू यहाँ ले आ, ठाकुर जी हम सबके सामने बोलेंगे पंचायत में तो हम तेरा विवाह उस कन्या से करा देंगे। वो कहते हैं ठीक है, मेरे को शरण कर पल दो। फिर वो वापस वृंदावन जाता है, ठाकुर जी के सामने बहुत कहता है भगवान आप तो साक्षी हो, मैंने आपकी महिमा बहुत सुनी है, मैंने तो अपनी गुरु की इतनी सेवा करी है, गुरु तो हमारे रहे नहीं, उनका आशीर्वाद है, तो आप मेरे को कुछ वो दो, आप मेरे साथ चलो। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहता है चल मैं तेरे साथ चल लेता हूँ, पर एक शर्त है। जैसा आप सभी कुछ पता होगा हमारे ठाकुर ये बहुत बड़े छली हैं, बहुत अच्छे हैं, वो कोई भी काम ना बड़ी सरलता से नहीं करते, वो पूरी मस्ती मज़े में करते हैं। तो उन्होंने कहा चल ठीक है बालक, जब तू इतना कर रहा है मैं साक्षी हूँ, मैं चलता हूँ, पर एक शर्त रहेगी। वो कहता है ठाकुर जी अब कैसी शर्त रहेगी, इतनी मुश्किल से तो आप माने हो, इतना भोग लगाया सब करा। कह रहा कोई नहीं चल, शर्त ये है तू ना सीधा सीधा चलता रही हो, मैं तेरे पीछे पीछे आता रहूँगा। वो कह रहे चलो महाराज मैं तो आ जाऊँगा, पर मेरे को पता कैसे चलेगा मेरे पीछे आ रहे हो। तो भगवान उसे कहते हैं चल मैं चलता रहूँगा, मेरे ना पायलों की आवाज़ तेरे को आती रहेगी। वो कहते हैं ठीक है महाराज। तो वो आ रहा होता है, चल रहा होता है। फिर यहाँ पर आके क्या होता है, भगवान ना अपनी माया राज से अपनी छमछम को रोक देते हैं। चल रहे होते हैं पर पायल की छमछम नहीं आती। तो वो कहता है यार छमछम तो मेरे को सुनाई नहीं दे रही। फिर वो जैसे ही मुड़ता है भगवान वहाँ तुरंत रुक जाते हैं, मूर्ति बन जाते हैं। वो कहते हैं हे ठाकुर तू तो मूर्ति बन गया, अब तेरे को कैसे ले जाऊँगा, मेरा विवाह कैसे होगा, मैं तो झूठा साबित हो जाऊँगा, मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी गाँव में। पर ठाकुर जी कहते हैं जब मैं तेरे लिए वृंदावन से यहाँ आ गया तेरी पंचायत यहाँ नहीं आ सकती। वो कहता है आ सकती है, चलो मैं बोलता हूँ। तो वो पंचायत में बोलता है वो मैं ठाकुर जी को ले आया, यहाँ पे ले आया। तो सब में हो जाता है अरे जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी आ गए।
फिर सब भागते हैं और चलो ठाकुर जी आए, ठाकुर जी, ठाकुर जी। फिर वो यहाँ पर आते हैं, फिर ठाकुर जी को पूछते हैं कि ये बालक सही कह रहा है। तो ठाकुर जी सबको बताते हैं कि हाँ ये बालक सही कह रहा है। तब से इसका नाम साक्षी गोपाल रख दिया गया है कि ये हर चीज़ के साक्षी होते हैं। और दूसरी महिमा इसकी ये है, जो भी वृंदावनपुरी आता है, चाहे हवाई जहाज से आए, ट्रेन से आए, श्रद्धा से आए, वैसे तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं हम कहाँ गए कहाँ नहीं गए, पर क्या होता है जब हम अपने प्राण को त्याग देते हैं, हम वहाँ परमात्मा की में लीन हो जाते हैं, तो वहाँ जब पूछते हैं ना कि यहाँ पर मतलब वृंदावनपुरी धाम आए थे, नहीं आए थे, गए थे, तो फिर ये साक्षी गोपाल कहते हैं हाँ इस बात का मैं साक्षी हूँ, ये बंदा पुरी भी आया था और मेरे धाम पर भी होके गया। जय श्री कृष्ण आप सभी को। और मेरे से कोई गलती हो, व्यासपीठ से मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे क्षमा याचना करना। नहीं, बहुत धन्यवाद। अब आ चुका है माता मठ, जिसे गौर विहार आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये पुरी का एक प्राचीन और सबसे सुंदर मठ है। ये आश्रम जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर भगवान की कई सारी झांकियाँ नजर आती हैं। ये दृश्य है समुद्र मंथन का, जिसमें एक साइड पर नज़र आ रहे हैं देवता, तो दूसरी साइड पर नज़र आ रहे हैं दानव। और वासुकी नाग की मदद से समुद्र मंथन किया जा रहा है और बीच में है मोहिनी स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु। ये आश्रम जगन्नाथ मंदिर की धार्मिक परंपराओं में योगदान देता है और कई सेवाओं में इसकी भूमिका मानी जाती है। गौर विहार आश्रम एक बहुत सुंदर स्थान है। इसे देखने में आपको लगभग आधे से 1 घंटे का समय लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह है। अब आ गया है पुरी बीच, जिसका डिस्टेंस जगन्नाथपुरी टेम्पल से लगभग 4-5 किलोमीटर का है। पुरी बीच एक लोकल बीच है जिसके अंदर प्रवेश करने का कोई टिकट शुल्क नहीं लगता, लेकिन ये एक क्राउडेड बीच है जहाँ पर आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे और बीच के किनारे नज़र आएगी कई सारी दुकानें जहाँ पर सी फूड या फिर सी से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो शंख वगैरह भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इस बीच में आकर आप नहा सकते हैं और समुद्र में एंजॉय कर सकते हैं। पुरी बीच में आप कई सारी एक्टिविटीज़ का आनंद भी ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ कैमल राइड कर सकते हैं, हॉर्स राइड कर सकते हैं और समुद्र में कई सारी एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। इस बीच के किनारे जो आप समुद्र देख रहे हैं, ये है बंगाल की खाड़ी, जिसे इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। ये है पुरी का लाइट हाउस,
जिसके ऊपर भी जाया जा सकता है। इसके ऊपर से पुरी और समुद्र का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। लाइट हाउस का उपयोग किया जाता है समुद्री जहाज़ों को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और किनारे की जानकारी देने के लिए। इस लाइट हाउस को देखने का टिकट शुल्क लगता है 10 रुपीज़ पर पर्सन का और ये विजिटर्स के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक ओपन रहता है। ये है ब्लू फ्लैग बीच, जिसका डिस्टेंस पुरी बीच से लगभग 1 से 2 किलोमीटर्स का है। ये बहुत ही साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन बीच है, लेकिन इसमें प्रवेश करने का टिकट लगता है जो कि है 20 रुपीज़ पर पर्सन का। और अगर आप यहाँ समुद्र में नहाना चाहते हैं तो टिकट चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, क्योंकि यहाँ पर नहाने के लिए शावर्स भी बने हुए हैं और चेंजिंग रूम भी हैं जहाँ पर आप अपने कपड़े बदल सकते हैं। ये बीच सुबह 5:30 बजे से रात को 8 बजे तक ओपन रहता है। इस दौरान आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय रहता है सुबह और शाम का, जब माहौल ठंडा होता है। इस बीच पर अगर आप अम्ब्रेला चेयर लेना चाहते हैं रेस्ट के लिए, रिलैक्स के लिए, तो इसका टिकट चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर आवर का। ब्लू फ्लैग बीच एक लेस क्राउडेड बीच है कंपेयर टू पुरी बीच, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा लोग नज़र नहीं आएंगे। ये बीच आपको पूरी तरह क्लीन, साफ़ सुथरा नज़र आएगा। ब्लू फ्लैग का टैग उन्हीं बीचेस को दिया जाता है जो कि पूरी तरह नीट एंड क्लीन है, पूरी तरह वेल मेंटेन्ड है, जहाँ पर सारी सुविधाओं का प्रॉपरली ख्याल रखा जाता है। ये है नरेंद्र पोखरी, जिसे नरेंद्र सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पवित्र तालाब है जिसका धार्मिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये स्थान प्रसिद्ध है चंदन यात्रा के लिए। ये यात्रा लगभग 21 दिन की होती है, जिसमें भगवान को यहाँ लाया जाता है और नौका विहार कराया जाता है। नरेंद्र सरोवर के बीच में आप देखेंगे तो एक मंदिर भी बना हुआ है जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। नरेंद्र पोखरी जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर आप पैदल या ई रिक्शा की सहायता से बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ये है पुरी का मार्केट एरिया, जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर जाने वाले मार्ग पर ही पड़ता है। इस मार्केट में कई सारी दुकानें हैं। यहाँ पर प्रसाद सामग्री, पूजा सामग्री और कई सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। इस मार्केट में सबसे ज़्यादा फेमस है जगन्नाथपुरी का खाजा, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। ये 3 वैरायटी के होते हैं, तेल वाला खाजा, डालडा वाला खाजा और देसी घी का खाजा। इन सभी के रेट्स अलग अलग होते हैं। पुरी मार्केट में अगर आप शाम के समय आते हैं तो इसका नज़ारा आपको बहुत सुंदर नज़र आएगा। पुरी मार्केट में आपको कई सारे शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट्स और ढाबे भी नज़र आएंगे, जहां पर आप बहुत ही कम दाम में अच्छा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब रात्रि के समय हम दोबारा से जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में आए हैं। रात्रि के समय यहाँ बहुत सारी चहल पहल नज़र आ रही है और मंदिर का दृश्य और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारी इस यात्रा के पहले दिन का समापन होता है। आज हमारी इस यात्रा का दूसरा दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जिसमें कई सारी वैरायटी के फूड आइटम्स परोसे गए हैं जो कि काफ़ी डिलीशियस हैं। ये ब्रेकफास्ट
हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल रहे हैं पुरी के कुछ और महत्वपूर्ण स्थानों को एक्सप्लोर करने। अब आ चुका है पुरी का प्रसिद्ध लोकनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर में मोबाइल फ़ोन और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इन्हें हमें बाहर बने लॉकर्स में ही डिपॉजिट करवाना होता है। लोकनाथ मंदिर का डिस्टेंस जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर का है, जहां पर आपको दर्शन के लिए ज़रूर आना चाहिए। अब आ चुका है पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर, जो कि एक विशेष मंदिर है जिसमें हनुमान जी को बेड़ियों में बंधा हुआ दर्शाया गया है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने हनुमान जी को इस स्थान पर नियुक्त किया था समुद्र से पुरी शहर की रक्षा के लिए, लेकिन कभी कभी हनुमान जी अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ से चले जाया करते थे श्री राम के दर्शन के लिए, और इस स्थान की सुरक्षा नहीं हो पाती थी। लेकिन बाद में हनुमान जी को यहाँ बांधा गया ताकि वो इसी स्थान पर रहें और इस स्थान की रक्षा कर सकें समुद्र से। बेड़ी हनुमान मंदिर का डिस्टेंस जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग 4.5 किलोमीटर का है, जहाँ तक बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है। जगन्नाथपुरी के सभी स्थानों के दर्शन करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप चिल्का लेक को एक्सप्लोर करने के लिए भी जा सकते हैं। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, जिसका डिस्टेंस जगन्नाथपुरी से लगभग 50 किलोमीटर्स का है, जहां पर बोटिंग कराई जाती है और बोटिंग के दौरान आप देख सकते हैं डॉल्फिन्स को। चिल्का लेक में बोटिंग करने के चार्जेस कुछ इस प्रकार से होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि यहाँ पर बोटिंग में शेयरिंग नहीं होती, यानी कि अगर आप एक बोट हायर करते हैं तो उसके पूरे चार्जेस आपको स्वयं ही पे करने होंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप चिल्का लेक के लिए जाते हैं पुरी से तो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस है लगभग 50 किलोमीटर्स का, यानी कि आने जाने में आपका 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। और अगर आप चिल्का लेक में बोटिंग करते हैं 2 से 3 घंटे की, तो आपका कुल मिलाकर 5 से 6 घंटे का समय यहाँ पर लग जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास आधे दिन का समय कम से कम होना चाहिए। चिल्का लेक और जगन्नाथपुरी के सभी स्थानों के दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 2 दिनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कोई फेस्टिवल टाइम है तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। जगन्नाथपुरी के साथ साथ आप कोणार्क और भुवनेश्वर को भी अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। कोणार्क का डिस्टेंस जगन्नाथपुरी से लगभग 65 किलोमीटर्स का है और भुवनेश्वर का डिस्टेंस है लगभग 60 किलोमीटर्स का जगन्नाथपुरी से। इन रूट्स पर बसेस चलती हैं। बस की सहायता से आप कोणार्क या भुवनेश्वर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। कोणार्क में है विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जो कि अपनी वास्तुकला और अपनी कलाकारी के लिए जाना जाता है। और भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर छोटे बड़े मिलाकर कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर के ऊपर हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनके लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और इन सभी स्थानों के अलावा अगर आप चाहें तो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यात्रा को भी अपने टूर पैकेज में शामिल कर सकते हैं। बैद्यनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो कि झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। भुवनेश्वर से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का डिस्टेंस है लगभग 640 किलोमीटर्स का, लेकिन भुवनेश्वर से जसीडी जंक्शन, जो कि देवघर का मुख्य रेलवे स्टेशन है, वहां तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। भुवनेश्वर से जसीडी जंक्शन के लिए डायरेक्ट ट्रेन्स चलती हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम आ चुके हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर, जहां से मिलेगी हमें फ़्लाइट अपने घर वापसी की। जगन्नाथपुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर की इस यात्रा के लिए आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ समर सीज़न में आते हैं तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी वाली गर्मी
बहुत ज़्यादा रहती है और अगर आप रथ यात्रा के दौरान यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलता है। तो अगर आप क्राउड और गर्मी दोनों को अवॉइड करना चाहते हैं तो सर्दियों का सीज़न यहाँ घूमने के लिए बेस्ट माना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जगन्नाथपुरी का ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 3 नाइट 4 डेज़ का। हमारे इस टूर पैकेज में हमें 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरीज़ के प्रीमियम होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, जहां पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज में शामिल था, जिसमें कई प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट थे। और जो भी स्थान हमने घूमे वो सभी प्राइवेट कैब की सहायता से घूमे थे, जो भी हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 39,800 रुपीज़ का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट आया 19,800 रुपीज़ का। लेकिन ये टूर पैकेज आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 17,500 रुपीज़ का। और अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 6 से 7 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 15,400 रुपीज़ का। कुल मिलाकर बात ये है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। एक और तरीका है जिससे कि टूर पैकेज आपके लिए और ज़्यादा सस्ता पड़ सकता है। हमने इस टूर पैकेज को बुक किया था 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी के प्रीमियम होटल्स के साथ। इस वजह से हमारा पैकेज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आया था। लेकिन अगर आप 4 स्टार 5 स्टार होटल्स की जगह 3 स्टार होटल्स को चूज़ करें या फिर बजट फ्रेंडली होटल्स को चूज़ करें तो आपका पैकेज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम आएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि सीज़न वाइज पैकेज के कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, स्पेशली अगर रथ यात्रा का समय है या फिर कोई फेस्टिवल टाइम है तो उस दौरान रेट्स बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकते हैं। अब बात करें हमारे अनुभव के बारे में तो फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमारा अनुभव यहाँ बहुत अच्छा रहा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।